एग्जाम्पल नंबर 8 करना है। क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन समझ में आएगा तो हो भी जाएगा। कहता है ए स्पीक्स द ट्रूथ इन 60% ऑफ द केसेस। ए जो है वो 60% केसेस में क्या करता है, सच बोलता है। और जो परसेंट होती है वो प्रोबेबिलिटी होती है, परसेंट ही प्रोबेबिलिटी होती है। कहता है ए स्पीक्स द ट्रूथ इन 60% ऑफ द केसेस। अगर मैं बोलूं कि ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 60%, झूठ बोलने की कितनी होगी 40%। और इसको वैसे लिखोगे तो 60/100 और काट पीट के लिख दो, सच बोलने की और झूठ बोलने की निकल आएगी, सच बोलने की और सच ना बोलने की, मतलब झूठ बोलना। कहता है A speaks the truth in 60% of the cases and B speaks and B in 90% of the cases. A जो है वो सच बोलता है 60% केसेस में और B जो है वो 90% केसेस में क्या बोलता है, सच बोलता है। कहते हैं इन व्हाट परसेंट, परसेंट मतलब प्रोबेबिलिटी होती है, उसको हम परसेंट में लिख सकते हैं। इन व्हाट परसेंट ऑफ द केसेस, कह रहा है केसेस के परसेंट क्या होंगे, इन व्हाट परसेंट ऑफ द केसेस आर दे लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। कहता है ऐसे कितने परसेंट केसेस होंगे दे लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, कि वो दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करें। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब एक दूसरे के अपोजिट हो, यानी ए सच बोले तो बी झूठ बोले और बी सच बोले तो ए झूठ बोले, इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। और अगर दोनों झूठ झूठ बोलेंगे तो उन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया, वो दोनों एक दूसरे के किसमें है, फेवर में। दोनों सच सच बोलेंगे तो एक दूसरे के क्या है, फेवर में। लेकिन वो बोल क्या रहा है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इन व्हाट परसेंट ऑफ द केसेस, कितने परसेंट केसेस होंगे आर दे लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट each other in stating the same fact। जब हम उनसे एक ही चीज के बारे में पूछा, सेम फैक्ट के बारे में पूछा, और वो क्या करने चाहिए, कॉन्ट्राडिक्ट, यानी कि ए सच बोले तो बी झूठ बोले और बी सच बोले तो ए झूठ बोले। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब समझ में आ गया, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो इसमें लेट करोगे, लेट ए बी द इवेंट ए स्पीक्स द ट्रूथ, बी बी द इवेंट बी स्पीक्स द ट्रूथ, हाँ या ना। वो मैं लेट नहीं कर रहा, मैं सीधा लिखूंगा। ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भैया 60%, 60% बोले तो ये काट दो 6/10 लिख दो। और बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भैया 90%, तो 90/100 काट दो तो कितना लिख दो 9/10। तो मैंने इसको इसलिए नहीं काटा, और कट सकता है क्योंकि मैं चाहता हूं दोनों के नीचे सेम रहे। अगर दोनों के नीचे सेम रहेगा तो कैलकुलेशन वर्क आगे क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो ए के सच बोलने की होगी प्रोबेबिलिटी, ए के सच ना बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 4/10, 1 में से माइनस। एंड बी के सच ना बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/10, 1 में से माइनस। हमको प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहा हूं पहले में। दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे को क्या करें, कॉन्ट्राडिक्ट करें। इसका मतलब क्या निकालना है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसका मतलब क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कॉन्ट्राडिक्ट करे मतलब ए सच बोले तो बी झूठ बोले, या फिर क्या हो सकता है बी सच बोले तो ए झूठ बोले। यस और नो, स्टेटिंग द सेम फैक्ट, ए सच एंड बी झूठ, या फिर क्या हो सकता है या मतलब और, बी सच ए झूठ। तो इनके बीच में एंड साउंड कर रहा है, इनके और ये केसेस बनते हैं तो वो क्या होता है और, तो और होता है तो प्लस कर सकते हैं ए बी नॉट एंड प्लस क्या बी नॉट। अब दोनों इंडिपेंडेंट ही होंगे, किसी का सच बोलना किसी के झूठ बोलने से डिपेंडेंट नहीं है, कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। यस और नो, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्ट में तो इंडिपेंडेंट ही है, एक कुछ बोल रहा है एक कुछ बोल रहा है भाई, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट है किसी का। भाई वो हमने अलग अलग क्वेश्चन पूछे उनसे, उसका अलग केस है उसका अलग केस है, लेकिन कुछ केस ऐसे भी तो होंगे कि भैया वो एक सच बोल रहा है एक झूठ बोल रहा है, एक का किसी दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, तो इंडिपेंडेंट ही होते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। वैल्यू पुट कर दो बस खाली। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है 6/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट कितनी है 1/10 एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है 9/10 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट कितनी है 4/10। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये कितना आ गया 6/100 प्लस ये कितना आ गया 36/100, तो ये कितना हो गया भाई 42/100। परसेंट में पूछ रहा है तो क्या होगा 42%, ये 1/100 ही परसेंट बन जाएगा। क्लियर है भाई, तो ये तो आसान क्वेश्चन था, पेपर में आ रखा है। लेकिन अगला क्वेश्चन कह रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड इंडिपेंडेंटली। एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है और इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं, कौन सॉल्व कर रहा है ए एंड बी,
और प्रोबेबिलिटी दे रखी है उनके सॉल्व करने की 1/2 एंड 1/3। इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, दोनों बंदे ट्राई कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की इंडिपेंडेंटली, अलग अलग, वो अलग कर रहा है वो अलग सॉल्व कर रहा है, एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दो क्वेश्चन पूछे द प्रॉब्लम इज सॉल्व, कि प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल। अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व कब होगी? कोई भी दोनों में से एक सवाल, यार एक सवाल दो बंदों को दिया, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए ही, तो एक दोनों में से एक कर दे तब भी सॉल्व हो जाएगा, या दोनों कर दे तब भी सॉल्व हो जाएगा। बताओ इसमें क्या नंबर लाइन यूज कर सकता हूं मैं? बिल्कुल। और फिर चलो पहले फर्स्ट पार्ट निकालते हैं, शॉर्ट में लिखूंगा, अब इवेंट लेट करने आपको बकायदा, लेट करोगे ए बी द इवेंट ए कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, बी द इवेंट बी सॉल्व द प्रॉब्लम, ये लिखना पड़ेगा आपको। मैं शॉर्ट में चलूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के सॉल्व करने की दे रखी है कितनी? 1/2, और बी सॉल्व कर दे प्रॉब्लम को, प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3। ए सॉल्व ना कर पाए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2, और बी सॉल्व ना कर पाए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/3। ठीक है भाई, ये हो गया। हमें पहले पार्ट में क्या निकालना है? द प्रॉब्लम इज सॉल्व। पहले पार्ट में हमको निकालना है, फर्स्ट पार्ट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व, प्रॉब्लम विल सॉल्व, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, कि प्रॉब्लम सॉल्व होगी उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए तो या तो इसके केसेस बनाओ, कैसे, क्या क्या हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व होने के साथ साथ, कि जीरो विल सॉल्व द प्रॉब्लम, या एक बंदा सॉल्व करे प्रॉब्लम को, या दोनों सॉल्व करे। तो प्रॉब्लम सॉल्व कब होगी? जब एक कर दे या दोनों कर दे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, यानी एक और दो की निकालनी है। तो वन में से क्या लिख दो? वन में से क्या माइनस कर दो? नन विल सॉल्व द प्रॉब्लम, एक भी ना कर पाया, जीरो विल सॉल्व द प्रॉब्लम। समझ रहे हो ना? अगर दो केसेस बनाओ, एक की इसकी और इसकी, फिर प्लस करोगे टाइम ज्यादा लगेगा, तो जहां पे काम कर जाए वहां पे कर लो। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी किसकी? नन विल सॉल्व द प्रॉब्लम या जीरो विल सॉल्व द प्रॉब्लम, नन विल सॉल्व द प्रॉब्लम। ये निकाल लेते हैं भाई, 1 माइनस नन विल सॉल्व द प्रॉब्लम मतलब ए भी सॉल्व ना कर पाए और बी भी, इंडिपेंडेंटली है तो ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, वैल्यू पुट कर दो भाई। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट कितनी थी? 1/2, 1/2 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट कितनी है? 2/3। तो ये कितना आएगा? 6, ये यानी कि 4/6, काटोगे 2/3, तो आंसर इज 2/3। समझ में आ गई बात भाई? परसेंट तो नहीं पूछ रहा? नहीं पूछ रहा। तो पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में क्या है? एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम, एक ही बंदा सॉल्व कर पाए। तो क्या क्या केस बनेंगे बोलो? ए कर दे, बी ना कर पाए, या बी कर दे, तो एग्जैक्टली वन, एक ही बंदा सॉल्व कर पाए। तो अगला पार्ट, सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी? एग्जैक्टली वन विल सॉल्व द प्रॉब्लम, एग्जैक्टली वन विल सॉल्व द प्रॉब्लम, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। ठीक है भाई, तो इसका मतलब क्या? केसेस बनाओ, एक ही बंदा सॉल्व कर पाए, ए कर दे, बी ना कर पाए, या फिर क्या होगा? बी कर दे, ए ना कर पाए। तो और का मतलब क्या हो जाएगा? प्लस ए बी नॉट एंड प्लस क्या होगा? बी ए नॉट। इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं तो ये इंडिपेंडेंट होंगे, लिखना पड़ेगा आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। सिंप्लीफाई करते हैं, ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है भैया? 1/2 एंड बी नॉट कितना है? 2/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है? 1/3 और ए नॉट कितना है? 1/2। सिंप्लीफाई कर दो इसको, कितना हो गया? 2/6 एंड प्लस 1/6 दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 3/6, यानी कि कितना? 1/2। हाँ या ना? क्या ये क्वेश्चन मुश्किल है? अब आपको आसान लगेगा। ये क्वेश्चन सबका सही होना चाहिए। करो, 3 पार्ट है, तीनों सही होने चाहिए, होना चाहिए, होना ही चाहिए।
आसान है। तीनों पार्ट, बहुत बढ़िया भाई। आंसर बताइए। फर्स्ट का 1/13 30 और 9/30 20/30। ठीक है चलो वो तो काट तो लेंगे, तो चेक करते हैं सही है गलत है। सबका होना चाहिए भाई, सबका होना चाहिए। Amit and Nisha appear for an interview for two vacancy in a company, ठीक है। The probability of Amit selection, अमित के सिलेक्ट होने की probability दे रखी है, तो हम लेट करेंगे पहले, लेट A be the event, अमित selection। तो probability of अमित के सिलेक्ट होने की probability कितनी है 1/5, और निशा के सिलेक्ट होने की probability कितनी है 1/6। तो अमित सिलेक्ट ना हो उसकी probability कितनी हो जाएगी 4/5, और निशा सिलेक्ट ना हो उसकी probability कितनी हो जाएगी 5/6। ठीक है भाई, अब हमें जो जो पार्ट निकालने हैं वो निकाल लेते हैं। पहला पार्ट प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, बोथ ऑफ देम आर सिलेक्टेड। यार तो आसान क्वेश्चन है, बोथ ऑफ देम इज सिलेक्टेड, दोनों सिलेक्ट होने चाहिए। तो दोनों सिलेक्ट होने चाहिए, इसके केस क्या होंगे भाई, अमित भी हो जाए और निशा भी, एक ही केस बनेगा, एक ही तो बनेगा। और किसी का सिलेक्ट होना किसी के ना होने पर कोई निर्भर नहीं करता, इंडिपेंडेंट लिखना पड़ेगा आपको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5, और ये कितनी है 1/6, दैट इज इक्वल्स टू 1/30। तो ये ठीक है भाई, आगे चलो। सेकंड प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। दोनों में से एक ही बंदा या बंदी, एक ही सिलेक्ट होना चाहिए भैया। ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, क्या हो जाए भाई बताओ, अमित हो जाए सिलेक्ट, एक को सिलेक्ट कराना है, निशा ना हो पाए, या फिर निशा हो जाए अमित ना हो पाए। और इंडिपेंडेंट है, सिलेक्शन होना ना होना, और है तो प्लस हो जाएगा ए एंड एन नॉट प्लस एन एंड ए नॉट। और इंडिपेंडेंट तो अलग अलग कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एन नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। वैल्यू पुट करनी है बस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5, निशा के ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/6, प्लस निशा के होने की कितनी है 1/6, और ए के ना होने की कितनी है 4/5। सिंप्लीफाई करोगे तो 5 4 9 9/30, ये कटता है तो काट दो, फाइनल 3/10। तो ये फाइनल आंसर हो गया 3/10। फिर क्या है थर्ड केस, थर्ड में क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ देम विल सिलेक्टेड, नन विल सिलेक्टेड। तो नन विल सिलेक्टेड का मतलब क्या होगा, अमित हो, एक भी नहीं होना चाहिए, अमित भी ना हो पाए और निशा भी ना, बस यही बनेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एन नॉट। ए नॉट कितना है भैया 4/5, और एन नॉट कितना है 5/6। सिंप्लीफाई इसमें तो 5 काट सकते हो, 2 दूनी 4, 2/3 यही आएगा, 5 काट दो और ये 2/3। तो ये सही था, ये भी सही है। क्लियर है भाई, आगे चल रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन समझना आपको। बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन हम बढ़िया तरीके से करेंगे। कहते हैं 3 ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन, 3 ग्रुप है किसके, चिल्ड्रन के। ठीक है भैया, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3, 3 ग्रुप है। कह रहा है 3 ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन कंटेन्स 3 गर्ल्स 1 बॉय। पहले ग्रुप में क्या है, गर्ल्स एंड बॉयज हैं, इसमें भी गर्ल्स बॉयज, इसमें भी गर्ल्स हैं बॉयज हैं, इसमें भी गर्ल्स हैं और बॉयज हैं।
कह रहा है 3 ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन कंटेन 3 गर्ल्स 1 बॉय। जो पहला ग्रुप है उसमें 3 गर्ल्स है और 1 बॉय है, और एंड 2 गर्ल्स एंड 2 बॉयज। सेकंड ग्रुप में 2 गर्ल्स एंड 2 बॉयज है, एंड थर्ड ग्रुप में 1 गर्ल एंड 3 बॉय, 1 गर्ल एंड 3 बॉयज। ठीक है, कहानी क्लियर भाई? 3 ग्रुप है, 3 ग्रुप। फिर वो बोलता है 1 चाइल्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ईच ग्रुप। आंख बंद करनी है, ये रहा ग्रुप 1, ये रहा ग्रुप 2, ग्रुप 3 दे रखा है। ग्रुप 1 में इतने लड़के इतनी लड़कियां, इतने लड़के इतनी लड़कियां। आंख बंद करनी है और ग्रुप 1 में से एक बच्चा उठाना है, और ग्रुप 2 में से भी एक बच्चा उठाना है, एंड ग्रुप 3 में से भी एक बच्चा उठाना है। कितने बच्चे उठाने हैं? 3। तो अ चाइल्ड फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप एंड अ चाइल्ड फ्रॉम सेकंड ग्रुप एंड अ चाइल्ड फ्रॉम थर्ड ग्रुप, तभी तो 3 उठेंगे। अगर और लगाऊंगा तो क्या होगा? 1 चाइल्ड फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप और 1 फ्रॉम सेकंड ग्रुप और 1 फ्रॉम थर्ड। इसका मतलब क्या है? एक ही बच्चा उठाया, इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से एक, एंड 3 उठाने तो इसमें से एक एंड इसमें से एक एंड। यस और नो? 3 की बात हो रही है तो एंड यूज हो रहा है, और अगर एक ही होता तो क्या होता? जब केसेस बनते हैं तो और होता है। जैसे पेपर में क्वेश्चन आता है लिखा हुआ, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसके बीच में अगर एंड लिखा है तो इसका मतलब आपको दोनों करने हैं, और अगर और लिखा है तो कोई एक और होता तो एक ही बच्चा उठता। एंड लगाओगे तो 3 बच्चे तभी उठेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ठीक है भैया, 3 ग्रुप दे रखे हैं, बॉयज गर्ल्स में बता रखा है। फिर वो बोलता है 1 चाइल्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ईच ग्रुप। आंख बंद करके हर ग्रुप से एक बच्चा उठा लो। कितने बच्चे हो गए? 3 हो गए। समझ आ गई बात? चलो ठीक। फाइंड द चांस, हर ग्रुप से एक बच्चा उठाना है। फाइंड द चांस दैट द 3 चिल्ड्रन सिलेक्टेड कंप्राइज 1 गर्ल एंड 2 बॉयज। कह रहा है आपको चांस बताना। चांस मतलब प्रोबेबिलिटी होती है। चांस मतलब क्या होती है? प्रोबेबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी, संभावना, प्रायिकता, सारी एक चीज तो है, परसेंट। कह रहा फाइंड द चांस दैट द 3 चिल्ड्रन सिलेक्टेड, जो हमने 3 बच्चे सिलेक्ट किए हैं, कंप्राइज 1 गर्ल एंड 2 बॉयज। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो जो 3 बच्चे सिलेक्ट किए हैं आपने, उसमें से वो बच्चे कैसे होने चाहिए? 1 गर्ल होनी चाहिए और 2 बॉयज, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी। तो निकालने का तरीका बेसिक भी है, लेकिन बेसिक बहुत गंदा, बहुत बड़ा है, तो हम अपने तरीके से करेंगे जो तरीका है। देखो भाई, सबसे पहले क्या करते हैं, हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक लड़का, एक लड़की और 2 लड़के होने चाहिए। ठीक है भाई? तो मैं एक ग्रुप में से एक लड़का एक लड़की की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं। इस ग्रुप में से एक लड़की की प्रोबेबिलिटी, इस ग्रुप में से एक लड़के की प्रोबेबिलिटी, सेकंड ग्रुप में से एक लड़की की प्रोबेबिलिटी, सेकंड ग्रुप में से एक लड़के की प्रोबेबिलिटी। मैं अलग अलग सबकी ये निकालनी नहीं है मुझे, तो निकालने क्या है? टोटल 3 बच्चे, क्या? 1 गर्ल एंड 2 बॉयज। बात समझ में आ रही है भाई? सुनते रहना। तो पहले लेट कर लेते हैं इवेंट। चलो लेट जी फर्स्ट be the event that a girl is selected from group 1, ग्रुप फर्स्ट। जी फर्स्ट लिखा मैंने यहां पर। जी फर्स्ट का मतलब गर्ल। जी फर्स्ट का मतलब क्या है? वो मतलब बताया मैंने। क्या मतलब है? बी द इवेंट है। किसका इवेंट है? एक गर्ल सिलेक्ट करना। कहां से? ग्रुप 1 में से, ग्रुप फर्स्ट में से। ऐसे लिख रहा हूं, बी फर्स्ट बी द इवेंट दैट अ बॉय इज सिलेक्टेड फ्रॉम किस में से? फर्स्ट लिखा है तो ग्रुप फर्स्ट में से। हाँ या ना? क्लियर है भाई? तो इसमें से फर्स्ट ग्रुप में से एक लड़की सिलेक्ट करना, फर्स्ट ग्रुप में से एक लड़का सिलेक्ट करना। फिर अब बताओ अगला इवेंट क्या लेट करने वाला हूं मैं? G2। क्या होगा इवेंट? वो बी द इवेंट दैट अ गर्ल इज सिलेक्टेड फ्रॉम किस में से? ग्रुप 2 में से। अब बताओ क्या लेट करने वाला हूं मैं? B2। समझ गए? यानी कि अ बॉय फ्रॉम किस में से? ग्रुप सेकंड में से। फिर क्या लेट करने वाला हूं? G3 का मतलब अ गर्ल
फ्रॉम किस में से, ग्रुप 3 में से। फिर करने वाला बी थर्ड, यानी कि अ बॉय फ्रॉम किस में से, ग्रुप 3 में से। हाँ या ना, तरीका देखना भाई, तरीका अगर वैसे जनरली करेंगे तो बहुत ही हॉरिबल क्वेश्चन बनेगा, जनरली भी देख लेंगे इसको कैसे करना है। तो हमने फर्स्ट ग्रुप में से एक लड़का एक लड़की, उनको इवेंट लेट कर लिया, सेकंड ग्रुप में से एक लड़का लड़की, थर्ड ग्रुप में से एक लड़का लड़की, ठीक है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप में से एक लड़के की प्रोबेबिलिटी क्या होगी या एक लड़की की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। मैं निकालने वाला हूं इनकी प्रोबेबिलिटीज। प्रोबेबिलिटी ऑफ G1 की, इसका मतलब क्या है, एक लड़की किसमें से, ग्रुप 1 में से। तो ग्रुप 1 में कितने बच्चे टोटल, 4, 4 में से लड़की कितनी है फेवरेबल, 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी एक लड़की के सिलेक्ट होने की, फेवरेबल 3, टोटल कितने 4, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/4। अरे हाँ या ना, वही बेसिक लग रहा है इसमें तो, हाँ या ना। एक क्वेश्चन मानो इसको, ये अलग अलग माना मैंने, लेकिन मुझे तो मिला के प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो बाद में निकलेगी। तो पहले अलग अलग इवेंट की निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल, एक गर्ल के सिलेक्ट करने की फर्स्ट ग्रुप में से। फर्स्ट ग्रुप में लड़कियां कितनी है, 3, टोटल कितने बच्चे हैं 4, तो टोटल ऑल भाई 4 बच्चे हैं, तो पॉसिबिलिटी क्या, चारों में से कुछ भी निकल सकता है, सैंपल स्पेस हो गए। लेकिन फेवरेट क्या है हमारी, लड़की, तो लड़की निकालनी है। लड़की कितनी है 3, तो क्या आ गया भाई, प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/4 गर्ल के सिलेक्ट होने की। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप, क्या प्रोबेबिलिटी होगी बोलो, बॉय कितने हैं 1, हाँ या ना, टोटल कितने हैं 4, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/4, या इसको 1 में से माइनस कर दो वही होगा। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल फ्रॉम सेकंड ग्रुप, क्या प्रोबेबिलिटी होगी अब बताओ फटाफट, 2/4। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय फ्रॉम सेकंड ग्रुप, क्या प्रोबेबिलिटी होगी 2/4। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल फ्रॉम थर्ड ग्रुप क्या होगी 1/4। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय फ्रॉम थर्ड ग्रुप क्या होगी 3/4। ये हमने प्रोबेबिलिटीज निकाल ली। अब जो निकालना है वो निकाल सकते हैं फटाक से, अलग अलग निकाल लो, ये हमने डिस्कस किया था। अब मुझे निकालना क्या है वो निकाल लेते हैं। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, व्हाट इज द चांस, फाइंड द चांस मतलब प्रोबेबिलिटी। 3 चिल्ड्रन जो सिलेक्ट कर रहे हो वो कंप्राइज क्या होना चाहिए, 1 गर्ल एंड 2 बॉयज, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी मुझको निकालनी है कि 1 गर्ल एंड 2 बॉयज एंड 2 बॉयज, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब इसके केसेस बनाते हैं, क्या क्या केसेस बनेंगे, बनाए भाई, एक लड़की और 2 लड़के, तो क्या हो सकता है, लड़की ले लो ग्रुप फर्स्ट में से, बाकी दोनों ग्रुप में से एक एक बच्चा सिलेक्ट करोगे तो क्या होना चाहिए, लड़के होना चाहिए, एक लड़की 2 लड़के ना, तो लड़की ले लो फर्स्ट ग्रुप में से, बाकी दोनों सेकंड ग्रुप में से क्या लेना पड़ेगा, एक लड़का, और थर्ड ग्रुप में से भी क्या लेना पड़ेगा, एक लड़का, हाँ या ना, हो गया, एक लड़की 2 लड़के। या फिर क्या हो सकता है बोलो, फर्स्ट ग्रुप में से क्या ले लो, फर्स्ट ग्रुप में से लड़का ले लिया, और सेकंड ग्रुप में से भी एक लड़का ले लिया, हाँ या ना, थर्ड ग्रुप में से क्या ले लिया, एक लड़की, तो ये केस हो गया। और क्या हो सकता है बोलो, 2 लड़की 1 लड़के का, पहले में क्या ले लिया है, एक फर्स्ट ग्रुप में से लड़का, और सेकंड ग्रुप में से क्या ले लेते हैं, एक लड़की, और थर्ड ग्रुप में से क्या, एक लड़का, हाँ या ना। और बताओ, और बनेंगे क्या, और बनेंगे, देख लो, पक्की बात है, यही बनेंगे, और तो नहीं बन रहे, यही है बस, ठीक है। तो 2 लड़के 1 लड़की ऐसे ऐसे लिए जा सकती है, यानी एक लड़की इसमें से लो, बॉय इसमें हो जाएंगे, एक लड़की इसमें से, बॉय इसमें से हो जाएंगे, एक लड़की इसमें से, बॉय इसमें से, यही केस बनेंगे। कहाँ पे, हाँ G3 आएगा, G3, ठीक है भाई, ये हो गया। और होता है तो क्या होता है, प्लस प्लस प्लस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ G1 V2 एंड V3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ V1 एंड V2 एंड G3 एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ V1 G2 एंड V3। फिर ये किसी लड़के का सिलेक्ट होना, लड़की के सिलेक्ट होने पे कोई निर्भरता नहीं है भाई, इंडिपेंडेंट इवेंट ही होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ G1 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ V2 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ V3
फिर क्या होगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ V1 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ V2 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ G3, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल फ्रॉम सेकंड ग्रुप इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय फ्रॉम थर्ड ग्रुप। ये हमने निकाल रखे हैं अलग अलग। क्या निकाले बोलो? प्रोबेबिलिटी ऑफ G1, अब ये मुझको बार बार ऊपर करना पड़ेगा ना, ठीक है भाई, रख देते हैं वैल्यूज। प्रोबेबिलिटी ऑफ G1 कितना है 3/4 इंटू में B2, ध्यान से 2/4, B3 3/4 प्लस B1 1/4, B2 2/4 और G3 1/4 प्लस B1 1/4, G2 2/4 एंड B3 3/4। ठीक है भाई, सिंप्लीफाई कर लो इसको। तो कितना आएगा भैया, काटना नहीं इसको, 4 चौक 16, 16 चौके 64, ऊपर कितना आएगा 9 दूनी 18, 18/64 काटेंगे नहीं अभी, प्लस ये कितना आएगा 2/64 प्लस 6/64। अब कर दो इसको 20 26, 26 बटा कितना 64, अब काट दो 13/32, तो आंसर कितना हो गया 13/32। क्लियर है भाई? तो ये तरीका है। अदरवाइज हम क्या करें, एक तरीका तो ये है, एक तरीका और है हमारे पास, क्या 3 बच्चे सिलेक्ट करने हैं, देखो सारे सैंपल स्पेस बनाऊं, क्या बनाऊं मैं सैंपल स्पेस। 3 बच्चे कैसे कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं, 3 बच्चे, इसमें से एक बच्चा सिलेक्ट करना है, यस और नो। तो इसमें क्या हो सकता है 3 बॉय है, बॉय 1 बॉय 2 बॉय 3, इसमें क्या है गर्ल 1, यस और नो। तो हीरा कितना गंदा बनने वाला है, कितना गंदा। इसमें गर्ल कितनी है 3 है ना, तो क्या होगी सीता गीता रीता रामलाल, अरे हाँ है ना। तो G1 G2 G3, फिर क्या है बॉय 1, इसमें क्या है G1 G2, और G1 G2 बोलना सही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये सेकंड ग्रुप का है, तो कुछ और नाम दोगे, नाम रख दो इसके सीता गीता रीता और बबलू, यहाँ पे लीला मुन्नी और क्या शीला, हाँ लीला मुन्नी बोलते हैं, और यहाँ पे क्या, समझ गए, ऐसे नाम रखोगे, फिर जोड़े बनाओगे, 3 बच्चे सिलेक्ट करने, इसमें से एक, तो इसमें से ले ली लीला, इसमें से ले ली, इसमें से ले लिया रामलाल, इसमें से ले ली बबलू, एक बना, फिर ऐसे दूसरा, फिर ऐसे तीसरा, सारे केसेस बनाओगे, सारे सैंपल स्पेस। फिर फेवरेट वाला लोगे, फेवरेट वाला कौन सा, जिसमें एक गर्ल और क्या है 2 बॉय, वो फेवरेट गिनोगे कितने हैं, और फिर सैंपल स्पेस गिनोगे, फिर डिवाइड करोगे तब आएगा। वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना, इसीलिए हमारे पास ये तरीका है। क्लियर है, समझ में आ गई बात भाई? तो कौन करने वाला वैसे यार, अगला क्वेश्चन, ये अपने आप करोगे भाई, जल्दी से करके दिखा दो। देखते हैं आप कौन कितना स्मार्ट है, कैसे करते हो आप इसको। हो पाएगा?
प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, और प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। नहीं हो रहा? हो गया? कितना आंसर आया? 59/84। देख चेक करते हैं अभी कितना आया। कितने स्मार्ट हो आप, मैं ये देखना चाहता हूं आपने कैसे किया है। हो गया? कितना आया? चलो देखते हैं। कितना प्रॉब्लम इज गिवन टू 3 स्टूडेंट, एक प्रॉब्लम 3 स्टूडेंट को दी गई हुज चांसेस ऑफ सॉल्विंग। तो आप 3 स्टूडेंट को दी गई तो आप पहले इवेंट लेट करोगे पेपर में। लेट ए बी द इवेंट दैट फर्स्ट स्टूडेंट सॉल्व द प्रॉब्लम, बी बी द इवेंट सेकंड स्टूडेंट सॉल्व द प्रॉब्लम, सी बी द इवेंट थर्ड स्टूडेंट सॉल्व द प्रॉब्लम। और प्रॉबिलिटी दे रखी है स्टूडेंट पहला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब फर्स्ट स्टूडेंट सॉल्व दी प्रॉब्लम, ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है कितनी 1/3, एंड सेकंड स्टूडेंट का नाम रखा हमने बी, सॉल्व दी प्रॉब्लम, ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है हमारे पास कितनी 2/7, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितनी है 3/8। ठीक है, तो ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो ए के ना सॉल्व करने की हम निकाल सकते हैं कितनी होगी 2/3। बी सॉल्व ना कर पाए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 5/7, और सी ना कर पाए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 5/8। ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है इस पे फोकस रखते हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। अब जो गधे होंगे वो कैसे करेंगे, नंबर लाइन बनाते हैं इसकी। प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, तो क्या क्या हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व से रिलेटेड, 0 विल सॉल्व द प्रॉब्लम, या एक बंदा सॉल्व कर दे, या 2 कर दे, या तीनों सॉल्व कर दे। तो हमें प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रॉब्लम सॉल्व कब होगी, जब 1 कर दे, 2 कर दे और 3 कर दे, यानी कि यहां से यहां तक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये तो बहुत लेंथी पड़ेगा, इसके केस बनाने बैठूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्रॉब्लम सॉल्व होने की। तो यानी कि एक बंदा सॉल्व कर दे तो क्या क्या हो सकता है, देखो ए सॉल्व कर दे, बी और सी ना कर पाए, या क्या होगा बी कर दे, ए और सी ना कर पाए, या क्या होगा सी कर दे, ए और बी ना कर पाए, या एक सॉल्व ऐसे होगी, एक बंदा सॉल्व करे, या दोनों सॉल्व कर दें, 2 सॉल्व कर दें तो ए और बी कर दे, सी ना कर पाए, या फिर ओ माय गॉड, या फिर बी और सी कर दे, ए ना कर पाए, या फिर क्या होगा चक्कर खा के गिरी पड़ोगे, या फिर क्या होगा ए और सी कर दे, बी ना कर पाए, या फिर तीनों सॉल्व कर दे, या फिर तीनों सॉल्व कर दे मतलब ए भी कर दे, बी भी कर दे। इतने सारे केस बनेंगे, अलग अलग करना पड़ेगा आपको, बहुत टाइम लग जाएगा। कहानी समझ में आ रही है? प्रॉब्लम सॉल्व हो तो सॉल्व कब होगी, जब एक बंदा सॉल्व कर दे तब भी सॉल्व हो जाएगी, या 2 सॉल्व कर दे तब भी हो जाएगी, या तीनों सॉल्व कर दे। तो 1 2 3 की निकालनी है, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। स्मार्टनेस क्या बोलती है, 1 में से 0 विल सॉल्व द प्रॉब्लम कर दो तो जल्दी से आ जाएगा। तो या तो हम ऐसे कर सकते हैं, लिखा रहने देता हूं मैं इसको, या फिर ऐसे कर सकते हैं इसी को 1 माइनस 0 विल सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब नन विल सॉल्व द प्रॉब्लम, नन विल सॉल्व द प्रॉब्लम, कि एक भी बंदा प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाए। ठीक है भाई, तो 1 माइनस एक भी बंदा सॉल्व ना कर पाए मतलब ए भी ना कर पाए, बी भी ना कर पाए और सी भी ना कर पाए, और ये इंडिपेंडेंट है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नॉट। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट 2/3
इनटू में बी नॉट क्या है 5/7 और सी नॉट क्या है 5/8। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये कितना आ गया भैया? हाँ, तो ये कितना आएगा 21 और 8 दूनी 16, 168। 168 माइनस 50, 25 दूनी 50, 168 माइनस 50, हाँ 118 अपॉन में क्या 168, काटो इसको। 59/84 इज करेक्ट आंसर। किस किस का सही था और किस किसने ऐसे किया और किसने ऐसे किया? अगर आपने ये किया है तो आप सही सीख रहे हो भाई, ये किया तब भी सीख। कभी कभी ऐसा होगा सिचुएशन ऐसी फंस जाएगी कि हमें यही अच्छा लगेगा, कभी कभी ऐसा भी होगा कि यही करना पड़ेगा, वो किस केस में होगा वो पता लग जाएगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो पता लग जाएगा। चलो भैया कर दो, फटाफट कर दो, अब टाइम नहीं लगना चाहिए तुम्हें। अब यहां पे तो आपको पूरा करना ही पड़ेगा। हो गया? कितना आंसर आया? 11/22, 24। चेक करते हैं। तो a problem in mathematics is given to 3 students whose chances of solving it correctly 1/2, 1/3 and 1/4। तो आपको पहले लेट करना पड़ेगा, A be the event, student first solve the problem, B be the event। पेपर में करना भैया, अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। A के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, B सॉल्व कर दे उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3 और C सॉल्व कर दे उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4। तो A ना कर पाए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, वो भी 1/2, एंड B ना कर पाए प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/3, और C ना कर पाए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/4। एंड टू फाइंड क्या करना है हमें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम सॉल्व इट करेक्टली। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ओनली वन विल सॉल्व द प्रॉब्लम, ओनली वन विल सॉल्व द प्रॉब्लम। तो यहां पे तो नहीं हो पाएगा ना, देखो अगर केसेस बनाऊंगा तो केस बनेंगे 0 विल सॉल्व द प्रॉब्लम, 1 विल सॉल्व द प्रॉब्लम, 2 विल सॉल्व द प्रॉब्लम और तीनों विल सॉल्व द प्रॉब्लम। किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, सिर्फ 1 विल सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इसमें 1 में से माइनस करके क्या कर लोगे तुम बताओ, कहानी समझ में आ रही है भाई? अच्छा अगर वो ऐसे पूछता, बताओ ऐसे पूछता, इसी क्वेश्चन में अगर वो ऐसे पूछता एटलीस्ट 1 विल सॉल्व द प्रॉब्लम, तो क्या करते हैं एटलीस्ट 1 विल सॉल्व द प्रॉब्लम, तो 1 2 3 की निकालनी होती। अब 1 2 3 की अलग अलग निकाल के प्लस करूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो 1 में से क्या माइनस कर दो 0 विल सॉल्व द प्रॉब्लम। अच्छा अगर वो ऐसे पूछता एटलीस्ट 2 विल सॉल्व द प्रॉब्लम, तो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ती 2 और 3 की, तो या फिर 1 में से किसको माइनस करते 0 और 1 को, तो बराबर ही पड़ता दोनों साइड से। नहीं आई बात समझ में? अगर बोलता है एटलीस्ट 2 विल सॉल्व द प्रॉब्लम, कम से कम 2 बंदे सॉल्व कर दें, कम से कम 2 कर दें, इसका मतलब 2 और 3 की निकालनी है मुझे। तो 2 और 3 की कैसे निकालूंगा, 1 में से 0 को और 1 को माइनस करूंगा, 0 विल सॉल्व द प्रॉब्लम, 1 विल सॉल्व द प्रॉब्लम। इसमें भी 2 बंदों की दो प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ती है, 0 की और 1 की, फिर 1 में से माइनस भी करना पड़ता है, इसमें टाइम ज्यादा लगता। हाँ या ना? नहीं आई बात समझ में? अगर वो बोलता प्रोबेबिलिटी निकालो, ये समझ रहा है भाई,
कि कब हमें यूज करना आसान रहेगा, कब। यहां तो सीधा एक ही केस बोल रहा है। अगर वो बोलता एट मोस्ट 2 विल सॉल्व द प्रॉब्लम, इसका मतलब कौन सी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती? एट मोस्ट 2, अधिकतम 2, कम से कम ये वाली निकालनी होती। तो ऐसे 3 निकालने में टाइम ज्यादा लगता, तो इसको 1 में से 1 को निकाल के माइनस करते तो जल्दी आ जाता। लेकिन अगर वो बोलता है कि एट मोस्ट 1 विल सॉल्व द प्रॉब्लम, अधिकतम 1, तो किसकी निकालनी होती? 1 और 0 की। तो इधर से निकाल दे तब भी दो की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ती, इधर से निकाल दे, इधर से निकालोगे 2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, और या फिर इसको 1 में से किसको माइनस करोगे? 2 को और 3 को, तो ज्यादा लेंथी पड़ता है, इसमें भी 2 निकालना पड़ता है, इसमें भी 2 निकालना पड़ता, तो लगभग दोनों बराबर ही पड़ता, कैसे मर्जी कर लेते। समझ में आ रही है बात भाई? हाँ या ना? तो ऐसा करते हैं कि जब वो बोलेगी इधर से इधर की प्रोबेबिलिटी निकालो, तब तो सीधा निकल जाएगा, और बोलेगी ये वाली प्रोबेबिलिटी निकालो, तो मुझे पता है इसको इसमें से 1 में से माइनस करूंगा तो जल्दी से आ जाएगा। 3 निकालने से बजाय तो एक निकाल के 1 में से माइनस कर दो। कहानी समझ में आ रही है भाई? पता लग रहा है क्या बोल रहा हूं? बाकी आगे ये तो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी ये कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है जो दिक्कत करे। तो बोलता है ओनली वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम, ओनली वन, सिर्फ एक ही बंदा सॉल्व करे। तो क्या क्या 3 बंदे सॉल्व करें तो एक ही सॉल्व करे तो क्या क्या हो सकता है? ए कर दे और बी और सी ना कर पाए, या क्या होगा बोलो? बी कर दे ए और सी ना कर पाए, या क्या होगा बोलो? सी कर दे ए और बी ना कर पाए। यही केस होगा, एक ही बंदा सॉल्व कर पाए। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? अच्छा, क्या मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं परमुटेशन से? वो तब होता जब यही चीजें इधर उधर घूमती। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे यही चीजें सेम घूमेगी, तो वहां पे मैं परमुटेशन लगा के कर दूंगा। कहानी समझ में आ रही है? इसमें नहीं घूम रहा तो इसमें नहीं करने वाला भाई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी नॉट सी नॉट एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए नॉट सी नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ए नॉट एंड बी नॉट। तो किसी का सॉल्व करना किसी के सॉल्व ना करने पे डिपेंडेंट नहीं है, तो इंडिपेंडेंट आपको लिखना पड़ेगा। ए बी सी इंडिपेंडेंट, तो ए बी ए नॉट बी नॉट ये सब इंडिपेंडेंट। खाली ए बी सी इंडिपेंडेंट लिख दोगे तो भी समझ जाएगा, और टाइम हो तो पूरा लिखना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नॉट एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है? ए सॉल्व कर दे 1/2, बी और सी ना कर पाए तो 2/3 एंड 3/4 प्लस बी सॉल्व कर दे 1/3 और ए और सी ना कर पाए तो 1/2 और सी ना कर पाए 3/4 प्लस सी कर दे 1/4 और ए और बी ना कर पाए तो 1/2 एंड 2/3। सिंप्लीफाई करते हैं, काटना नहीं, इसको बाद में काटेंगे। 6 बाय कितना 4 3 12 दूनी 24 प्लस 3/24 प्लस 2/24 कितना आ गया? 6 3 9 2 11 11/24। ये आंसर ये बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। क्लियर है भाई? क्लियर? आगे चले। तो किस किस का सही नहीं था? सबका सही था, सही नहीं था? पता लगी गलती कहां पे? क्लियर है भाई? हाँ, ये क्वेश्चन देखना भाई। क्वेश्चन सिंपल है, बस इसने थोड़ा लैंग्वेज घुमाएगा, तो आपको इस लैंग्वेज का मतलब पता होना चाहिए कि क्या बोलना चाहता है वो। देखो 3 क्रिटिक्स, क्रिटिक्स क्या होते हैं? आलोचक, जो आलोचना करते हैं। अरे हाँ या ना? आलोचना करने वाले जरूरी होते हैं ना। निंदक नियरे राखिए आंगन लीजियो बसाए, सुन रखा है? चलो ठीक है, नहीं सुन रखा तो कोई बात। जो निंदा करने वाले लोग हैं उनको अपने पास ही रखना चाहिए, क्योंकि वो आप में हमेशा सुधार करते रहते हैं। और वो बंदा जो आपके हमेशा प्रशंसा करे, इसका मतलब कुछ तो लोचा है भाई। समझ रहे हो ना? कहते 3 क्रिटिक्स रिव्यू अ बुक। 3 क्रिटिक्स ने, आलोचकों ने बुक का रिव्यू दिया। होता ना, पिक्चर का भी रिव्यू देते हैं ना क्रिटिक्स। तो क्रिटिक्स का रिव्यू सुन लोगे आप तो वो आता है ना, कौन है वो? कौन है? हाँ, KRK, वो बड़ा तगड़ा रिव्यू देता है, वो सही बताता है। तो पहले उसको सुन लो पिक्चर देखने से पहले, पैसे बच जाएंगे।
कह रहा है 3 critics रिव्यू अ बुक, कह रहा है 3 critics एक बुक का रिव्यू करते हैं एंड फॉर द 3 critics, क्वेश्चन समझेंगे भाई प्लीज, क्वेश्चन समझेंगे। 3 critics रिव्यू अ बुक, 3 critics एक बुक का रिव्यू करते हैं एंड फॉर द 3 critics द ऑड्स इन फेवर ऑफ द बुक, ऑड्स इन फेवर ऑफ द बुक, यानी कि वो जो बोल रहे हैं वो बातें उस बुक के फेवर में। ऑड का मतलब ये नहीं कि हमेशा गंदा ही बोल रहे हैं भैया, ऑड का मतलब जो भी बात बोल रहे हैं हो सकता है कुछ लोगों के लिए गंदी हो, कुछ लोगों के लिए अच्छी हो, जो बुक के फेवर में है वो वाली बात बोली गई है, क्या वो बुक के फेवर में बोली जाएगी। अगर ऑड है, बोलते ना ऐसे करते हैं, कोई पिक्चर आई, कोई ऐसे बुरी सी बात फैला देते हैं पिक्चर के बारे में, है ना, तो नेगेटिविटी फैला दी, उससे क्या हुआ, पिक्चर को क्या मिल गया, प्रमोशन मिल गया। तो वो नेगेटिव बात जो है वो पिक्चर के लिए क्या है भैया, फेवर में काम कर रही है। अरे ऐसा होता बहुत सारी पिक्चरों में, होता नहीं, विवाद उठा देते हैं उस पिक्चर के ऊपर, तो विवाद मतलब ऑड उठाया लेकिन वो उसके क्या है, फेवर में चली गई, ऑडियंस जाके बहुत देखने लग गई। तो क्वेश्चन समझना है भाई, 3 critics रिव्यू अ बुक, एक बुक को रिव्यू करते हैं एंड फॉर द 3 critics, 3 critics के लिए बात बता रखी है, द ऑड्स इन फेवर ऑफ द बुक इज 5:2, जो ऑड्स हैं वो बुक के फेवर में है, किस रेशियो में, 5:2 में, यानी कि फेवर में है तो इसका मतलब पहले फेवर की बात है, यानी कि अगर वो 7 गंदी बात बोलेगा बुक के बारे में, कितनी गंदी बात, तो 5 बात क्या होगी फेवर में और 2 बात क्या होगी उसके अगेंस्ट, यस और नो। अरे समझ में आ रही है बात। तो 3 क्रिटिक, पहले क्रिटिक ने 7 बात बोली, 5 फेवर और 2 अनफेवरेबल, फिर उसके बाद दूसरे क्रिटिक ने फेवरेबल बात कितनी 7, इसने भी 7 बातें बोली, 4 अच्छी और 3 खराब, और इसने भी 7 बातें बोली, 3 अच्छी और 4 खराब, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मेजॉरिटी इज फेवर ऑफ द बुक, प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो मेजॉरिटी है बुक के फेवर में होनी चाहिए। मेजॉरिटी क्या होती है, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा जब लोग होते हैं वो होती है मेजॉरिटी। मेजॉरिटी का मतलब ये नहीं होता कि सब सारा मेजॉरिटी हो गया, मेजॉरिटी का मतलब है कि अगर सिंगल होगा तो 1, मेजॉरिटी मतलब एक से ज्यादा। बात समझ में आ रही है भाई, मेजॉरिटी का मतलब समझ लो। तो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मेजॉरिटी इज इन द फेवर ऑफ द बुक, कि मेजॉरिटी जो है वो फेवर में रहे बुक के, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन समझ लिया, क्वेश्चन समझ में भी आ गया। तो पहले देखते हैं भैया, जो पहला क्रिटिक है वो उसके फेवर में बात क्या करता है, कितनी बातें कर रहा है, 7, टोटल बात 7, और फेवर वाली कितनी है 5, तो फेवर में बात करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5, और टोटल कितनी 7, तो फेवरेबल अपॉन टोटल 5/7। समझ में आ रही है बात भाई। तो क्रिटिक का नाम रख लेते हैं, लेट ए बी द इवेंट, फर्स्ट क्रिटिक रिव्यू अ बुक, बी बी द इवेंट, सेकंड क्रिटिक रिव्यू अ बुक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के फेवर में बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/7, एंड ए के फेवर में बोलने की, अच्छा ए के फेवर में ना बोलने की क्या होगी, इसको 1 में से माइनस करो या वहीं से पता लग जाएगा, 2/7। बी क्रिटिक के फेवर में बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई 4/7, और बी क्रिटिक के फेवर में ना बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/7, और सी क्रिटिक के फेवर में बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/7, और सी क्रिटिक के फेवर में ना बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 4/7। हमें प्रोबेबिलिटी निकालने की मेजॉरिटी जो है बुक के फेवर में रहनी चाहिए, मेजॉरिटी जो है बुक के फेवर में रहनी चाहिए, ठीक है भाई। टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ majority is in the favor of the book, is in the favor of the book, बुक के फेवर में रहनी चाहिए मेजॉरिटी। तो मुझे क्या निकालना है, मेजॉरिटी बुक के फेवर में रहनी चाहिए। अच्छा कैसे बनाऊंगा, मान लो केस बनाता हूं मैं, 0 विल फेवर द बुक, पहला क्रिटिक भी गंदी बात बोल रहा है, दूसरा भी गंदी, तीसरी भी गंदी। 1 विल फेवर इन द बुक, 2 विल फेवर इन द बुक एंड 3 विल फेवर इन द बुक। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की बोलता है, मेजॉरिटी फेवर में रहनी चाहिए। तो मेजॉरिटी कहां से स्टार्ट हो रही है भैया 2 से, यानी 2 और 3 की इसकी निकालनी है। तो बताओ मैं 2 3 की अलग निकालूं या 1 में से किसको माइनस करूं, 0 और 1 को, हाँ या ना, तो दोनों तरफ से बराबर ही पड़ेगा,
किसकी प्रोबेबिलिटी निकाली है? मेजॉरिटी। मेजॉरिटी का मतलब क्या है? एक से ज्यादा लोग फेवर में होने चाहिए, दो लोग फेवर में होने चाहिए या तीनों फेवर में होने चाहिए। मेजॉरिटी का मतलब तीनों, ऐसा मतलब नहीं है कि तीनों, मेजॉरिटी का मतलब एक से ज्यादा, याद रख लेना, ठीक है भाई। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? मेजॉरिटी इज इन द फेवर ऑफ द बुक। मेजॉरिटी फेवर में रहनी चाहिए। मेजॉरिटी मतलब एक से ज्यादा बंदे उसके बुक के फेवर में रहे। एक से ज्यादा बंदे मतलब क्या? दो बंदे फेवर में रहने चाहिए या तीनों फेवर में रहने चाहिए। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? दो फेवर में और तीन फेवर में। बताओ कैसे कैसे निकाल सकता हूं? एक तो दो की निकाल लूं और तीन की निकाल लूं, प्लस कर दूं, या फिर कैसे निकालता हूं कि तीनों का सबका सम कितना होता है? 1। तो 1 में से अगर मैं ये निकालना चाहता हूं तो 1 में से किसको माइनस करना पड़ेगा? 0 को, और किसको माइनस करना पड़ेगा? 1 को। ये निकाल के माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पे भी मुझे 0 और 1 की तो निकालनी पड़ रही है, तो टाइम तो उतना ही लग रहा है, और फिर 1 में से माइनस भी करना पड़ रहा है। यहाँ पे भी 2 निकालनी पड़ेगी, यहाँ पे भी 2 निकाल के 1 में से माइनस करनी पड़ेगी, तो कोई फायदा नहीं होने वाला ज्यादा। तो इस यहीं पे 2 और 3 की निकाल लेते हैं। नहीं आई बात समझ में? अरे हाँ या ना भाई, मुझे 2 और 3 की निकालनी है और मुझे पता है इन सबकी प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 विल फेवर द बुक, 1 विल फेवर द बुक, एंड 2 विल फेवर द बुक, एंड 3 विल फेवर द बुक। ये इन सबका सम कितना होगा? 1। मुझे किसकी निकालनी है? 2 और 3 की। तो 1 में से किसको माइनस करना पड़ेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 विल, इधर लेके आओ, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, तो आएगी ये इसकी प्रोबेबिलिटी, हाँ या ना? तो अगर 1 में से माइनस करके निकालोगे तो इसको निकाल के फिर 1 में से माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ पे सीधा 2 और 3, यहाँ पे भी आपको 0 और 1 की निकाल के 1 में से माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे सीधा 2 और 3 की निकाल लेते हैं, तो 1 में से माइनस करने से बच जाओगे, तो ये ज्यादा आसान रहेगा। नहीं आई बात समझ में? अरे हाँ या ना, समझ रहे हो भाई? अगर बोलते कि 3 विल फेवर इन द बुक, वो बोलता कि एटलीस्ट 1 विल फेवर ऑफ द बुक, तब आसान रहता। बोलता कि कम से कम एक बंदा बुक के क्या बोले? फेवर में बोले। तो यानी कम से कम एक, इसका मतलब किस किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है? 1, 2 और 3 की। तो मैं 1, 2, 3 की अलग अलग निकालता तो टाइम ज्यादा लगता, तो अब टाइम कम कैसे लगेगा बताओ? 1 में से 0 को माइनस करोगे तो ये निकल आएगा ना, तो ये ज्यादा आसान है फिर 1 में से माइनस करने वाला। और यहाँ पे आपको 2 और 3 की निकालनी है, तो 2 और 3 की निकालोगे तो 1 में से माइनस करके आएगा, लेकिन 1 में से माइनस आपको इसको करना पड़ेगा, इसके लिए भी इन दोनों की निकालनी पड़ेगी, तो सीधा इन दोनों की वैसे ना निकाल लें, तो टाइम तो बराबर ही लग रहा है। अरे समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? अरे बात समझ में आई? नहीं आई? तो ठीक है भाई, मेजॉरिटी फेवर में होनी चाहिए, तो कर देते हैं। मेजॉरिटी फेवर में होनी चाहिए, इसका मतलब एक बंदा उसके फेवर में होना चाहिए। मान लो ए फेवर में है और बी और सी गंदा गंदा बोल रहे हैं, गंदा बोल रहा है भैया, ये गंदा बोल रहा है, ये दोनों गंदा बोल रहे हैं, ठीक है भैया। या फिर क्या हो सकता है? बी फेवर में बोल रहा है और ये दोनों क्या कर रहे हैं? गंदा बोल रहे हैं। फिर या फिर क्या हो सकता है? सी फेवर में बोल रहा है और कौन? ए और बी गंदा गंदा बोल रहे हैं, तो 1 विल, ये गलत हो गया। क्या होना चाहिए बोलो? मेजॉरिटी इज इन द फेवर ऑफ द बुक, यानी कम से कम 2 और 2 से ज्यादा, तभी तो मेजॉरिटी बनेगी। अकेला तो ना, मेजॉरिटी बुक के फेवर में होनी चाहिए, यानी कि 2 अच्छा बोलेंगे, ए भी अच्छा बोल रहे हैं, सी गंदा बोल रहा है। या ऐसे करते हैं, थोड़ा आसान लगेगा आपको। ए गंदा बोल रहा है, बी और सी अच्छा बोल रहे हैं। या फिर क्या होगा? बी गंदा बोल रहा है, ए और सी अच्छा बोल रहे हैं। या फिर सी गंदा बोल रहा है और ए भी अच्छा बोल रहे हैं, तो 2 अच्छा बोल रहे हैं। या फिर क्या होगा? मेजॉरिटी में तीनों अच्छा बोल रहे हैं, ए अच्छा बोल रहा है, बी अच्छा बोल रहा है और सी अच्छा बोल रहा है। अरे बात समझ में आ गई भैया? अब तो कर दो, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, करना ही पड़ेगा, इतना बड़ा इसके अंदर मजबूरी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट ए सी। अच्छा, इसमें क्या मैं परमुटेशन लगा सकता हूँ? लगा सकता हूँ? नहीं, तभी होता जब ए नोट इधर उधर घूमता, यहाँ तो बी नोट हो गया, यहाँ नहीं लग सकता। आएंगे ऐसे क्वेश्चन जहां लगेगा, इसलिए बार बार बोल रहा हूं। सी नॉट ए बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या? ए बी सी कर दो भैया, ये इंडिपेंडेंट ही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐसे ना कि के आर के गंदा बोल रहा है, तो दूसरा कौन सा भाई? दूसरा और कोई अच्छा बोलेगा ऐसे तो नहीं क्या? के आर के तो वो तो बोलेगा ही बोलेगा, सही बोलता है बंदा वो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। और ये सब दे रखा है, प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी थी, लेकिन वो कैसे दे रखी थी? रेशियो में। कैसे दे रखी थी? रेशियो में। अब आप उस बात का मतलब अच्छे से समझ जाओ। ए नॉट
ए नॉट की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई 2/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 4/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना है 3/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट कितना है 3/7, ए कितना है 5/7 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना है 3/7। ठीक है भाई, यही है ना, हाँ, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नॉट कितना है 4/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी कितना है 5/7 इनटू में क्या 4/7 एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी 5/7 इनटू में 4/7 इनटू में 3/7। चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी, कितना आएगा 4 × 12, 12 दूनी 24, 7 का क्यूब 343 प्लस कितना आएगा 9 × 5 = 45, 343 प्लस कितना आएगा 80/343 प्लस कितना आएगा 60 कितना 343। करो कैलकुलेशन, ऊपर प्लस करना है 209 अपॉन में 343, कटेगा ये नहीं कटेगा, 3 3 6 6 4 10, सम 1 आ रहा है, ऊपर 11 आ रहा है, कटेगा नहीं, ये नहीं कटेगा। किससे 3 से काटने की देख रहा था, 3 से कोई भी नंबर कब कटता है जब इनके डिजिट को सम करने से 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसके डिजिट का सम कितना है भैया 11, 11 का 2, 2 3 से डिवाइड नहीं होता। और इधर भी डिजिट का सम कितना है भैया, समझ गए। चलो वो डिविजिबिलिटी एक लंबी कहानी है, एक दिन सीखोगे, एक दिन सीखोगे आप नंबर को देखते के साथ ही क्या वो नंबर 343 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। ओ माय गॉड, एक बहुत बड़ा नंबर दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 7 1 2, ऐसे बहुत बड़ा नंबर, और आपको बताना है क्या है 343 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। वो बोलेगा बताओ होता है कि नहीं होता, पहले बताओ होता है कि नहीं होता, फिर अगर नहीं होता तो बताओ डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा। कुछ लोग नहीं पता तो वो डिवाइड करने लग जाएंगे, और जो सीख लेंगे वो बोल देंगे इतना आंसर आएगा, ये रहा आंसर। यही आता है पेपर में, जो बोला ना अभी, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही मिलेगा तुम्हें। अगला क्वेश्चन भाई बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, ओहो हो, हस्बैंड वाइफ। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है भाई पढ़ ले। कहता ऑड्स अगेंस्ट, ओहो ऑड्स क्या है अगेंस्ट है, अब तो ऑड्स अगेंस्ट अ मैन हु इज 45 ईयर्स ओल्ड। ठीक है भाई, विषमताएं उसके क्या हैं विपरीत हैं, अगेंस्ट मतलब ऑड्स मतलब विषमताएं उसके विपरीत हैं, और जो बंदा कितने साल का है 45 साल का, लिविंग टिल ही इज 70, और जिंदा रहने का सारा कि उसकी उम्र कितनी है 70 साल तक वो जिंदा रहेगा। 45 का है, कितना साल जिंदा रहेगा, लेकिन बीच में झटके भी आएंगे, 45 के बाद क्या आएंगे झटके, अब उस झटके में हो सकता है निकल भी ले, हो सकता है बच जाए, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। देखते हैं क्या है। कह रहा था ऑड्स अगेंस्ट अ मैन हु इज 45 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, लिविंग टिल ही इज 70, और जिंदा रहेगा वो 70 साल उसकी उम्र है, और ऑड्स जो है वो अगेंस्ट है इस रेशियो में 7:5 के रेशियो में। ऑड्स अगेंस्ट है इस रेशियो में, इसका मतलब पहले वाला अगेंस्ट है, दूसरे वाला फेवर, यानी कि अगर मैं बोलूं उसको 45 के बाद 12 हार्ट अटैक आए, कितने आए 12, तो 7 अगेंस्ट है उसके, 7 में चांस है क्या होए निकल ले, 5 में हो सकता है बच जाए, हाँ या ना, दे रखा है ऐसा, अगेंस्ट पहले दे रखा है। तो ये पहले वाला क्या है निकलने का, और दूसरे वाला क्या है बचने का, स्टंट लग जाए और बच जाए, हाँ या ना। 45 का है 70 तक जिएगा, कितने साल और बचे हुए हैं 25 साल में झटके आएंगे कितने 12, यानी कि हर 2 साल में एक झटका आना चाहिए उसको, 1 साल में निकल, 1 साल बच गया। चलो कहानी समझ में आ रही है भाई। फिर द ऑड्स अगेंस्ट हिज वाइफ, ओ माय गॉड, उसकी वाइफ हु इज नाउ 36, वो अभी 36 किया, वो 45 का है, कोई बात नहीं होता है ऐसा। द ऑड्स अगेंस्ट हिज वाइफ हु इज नाउ 36, कह रहा ऑड्स अगेंस्ट है उसकी वाइफ के जो कितने की साल की है अभी 36 की है, लिविंग टिल शी इज 61, और वो जिंदा रहेगी कब तक 61 तक, ये भी कितने साल जी जाएगी 25 साल, ओ माय गॉड 25 ये जिएगा और 25 ये जिएगी, लेकिन ये 61 में ही निकल लेगी।
और ऑड्स अगेंस्ट दे रखे हैं किस रेशियो में 5:2। इसको भी हार्ट अटैक आने वाले हैं। इसको हार्ट अटैक कितने आ रहे हैं भैया 25 साल में 8 ही आ रहे हैं इसको। और ऐसे होता है आदमियों को ज़्यादा आते हैं हार्ट अटैक और लेडीज़ों को कम आते हैं। तो कैसे आ रहे हैं भैया 5:3 रेशियो में और अगेंस्ट है। पहले वाला क्या है अगेंस्ट, यानी 8 हार्ट अटैक आ रहे हैं, जो पहले 5 हार्ट अटैक हैं वो क्या है उसमें निकल लेगी और 3 में हो सकता है क्या हो बच जाए। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, तो ये प्रोबेबिलिटी निकालनी, यानी इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में उसने प्रोबेबिलिटी दे रखी है उसके निकलने की और उसके रहने की, और इसके निकलने की और उसके रहने की। तो यानी कि उसके 25 साल तक जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसके अंदर, 25 साल से पहले मरने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 7/12। अरे हाँ मरने की, और जिंदा रहने की क्या होगी, पहली वाली मरने की है और दूसरी वाली जिंदा। कैसे, क्योंकि लिखा क्या उसने ऑड्स अगेंस्ट, तो पहले वाला अगेंस्ट है और दूसरे वाला फेवर है। अगर सिर्फ ऑड्स फेवर तो पहले वाली क्या होती जिंदा रहने की और दूसरी वाली क्या होती मरने की। अरे समझ रहे हो बात, ये लिखा मिलेगा पेपर में आपको, इसलिए समझ लो। अगेंस्ट लिखा तो पहले वाली अगेंस्ट है दूसरी वाली फेवर है, और अगर यहां पे लिखा ऑड्स फेवर, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था क्रिटिक्स फेवर, तो पहले वाली फेवर थी और दूसरी वाली अगेंस्ट थी। समझ में आ रही है बात भी, यहाँ पे ऑड्स अगेंस्ट इस रेशियो में, तो पहली वाली अगेंस्ट की है मरने की और दूसरी वाली क्या है जिंदा रहने की। क्लियर है भाई, तो ठीक है भैया, प्रोबेबिलिटी बाद में निकालेंगे, पहले लेट कर लेते हैं। लेट हस्बैंड वाइफ है ना, तो एच बी द इवेंट, एच बी द इवेंट दैट द मैन, जिंदा रहने, मैन विल अलाइव 25 years hence। मतलब क्या, एच हमने इवेंट लेट किया कि बंदा जिंदा रहेगा 25 सालों तक, यस और नो, आया हाँ या ना। और वाइफ के लिए क्या बोल लो, डब्ल्यू बी द इवेंट, डब्ल्यू बी द इवेंट दैट दी क्या, हिज वाइफ will alive 25 years hence, 25 years hence। ठीक है, तो हमने एच इवेंट मान लिया कि वो बंदा जिंदा रहेगा 25 सालों तक, और डब्ल्यू इवेंट मान लिया वो उसकी वाइफ जिंदा रहेगी कितने सालों तक 25 सालों तक। अब प्रोबेबिलिटी दे रखी है, अब बताओ प्रोबेबिलिटी बंदे के 25 सालों तक जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी क्या है, रेशियो क्या है, कौन सी जिंदा रहने की है कौन सी मरने की है। ये वाली ये अगेंस्ट है, ये मरने की है और ये जिंदा रहने की है, बस यही क्वेश्चन में खास बात है। कितनी है 5/12, और उसकी बीवी के जिंदा रहने की 25 सालों तक क्या है बोलो 3/8, और इस बंदे के मरने की 25 साल से पहले कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/12, और इस बंदी के इसकी वाइफ के मरने की क्या हो जाएगी 5/8, हाँ या ना। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है, निकाल लिया हमने। अब जो पूछेगा बता देंगे इसको। वो बोलता है द कपल विल बी अलाइव 25 ईयर हेंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कपल विल अलाइव 25 ईयर्स हेंस। प्रोबेबिलिटी निकालो कि कपल, कपल मतलब जोड़ा, अरे कपल मतलब जोड़ा जिंदा रहे कितने साल तक, हम जिएंगे तो 7 मरेंगे तो 7, तुम भी मर रहे हो लो मैं भी मर रही हूँ, ऐसा होता नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है भाई, कपल विल अलाइव, या ऐसे लिख देता हूं इसी भाषा में लिखते हैं, कपल विल अलाइव 25 ईयर हेंस, 25 ईयर्स हेंस, 25 सालों तक दोनों जिंदा रहे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। इसका मतलब क्या है, हस्बैंड भी जिंदा रहे और वाइफ भी, यही होगा हाँ या ना। तो ठीक है, हस्बैंड को भी जिंदा रखो। और क्या इन दोनों का जिंदा रहना एक दूसरे पे डिपेंडेंट है क्या, कि तुम जिंदा रहोगी तो मैं जिंदा रहूंगा, भाई दोनों की जिंदगी अलग अलग है, तो ये दोनों क्या है इंडिपेंडेंट है। तो ये हो गया भैया। एच की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है 5/12, और क्या है वाइफ की 3/8, कर दो इसको, कितना आ जाएगा भैया 15 और 12 96, कटता ये
काट दो इसको, यहीं काट दो ना, 3 चौक 12 सीधा। तो कितना आ गया 5/32। ठीक है भाई, ये आ गए किसके, दोनों के जिंदा रहने। फिर बोलते हैं एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी अलाइव 25 ईयर्स, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल अलाइव 25 ईयर हेंस। अब स्मार्टनेस आपकी काम करेगी, कम से कम एक बंदा या बंदी तो जिंदा रहे 25 सालों तक। तो ये रही, क्या क्या कह सकते हैं, 0 विल अलाइव 25 सालों तक, या 1 विल अलाइव, या फिर 2 विल, यही बनते हैं केस। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एटलीस्ट 1 विल अलाइव, कम से कम एक तो जिंदा रहे ही रहे, कम से कम एक या दोनों। तो क्या करोगे, इसमें शॉर्टकट लग सकता है, बोलो क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 विल अलाइव, 1 विल अलाइव 25 ईयर है, 25 ईयर्स है। ये लिखना बहुत जरूरी है भाई, ऐसा नहीं कि सीधा सीधा आंसर टेप आओगे। तो 1 में से क्या माइनस कर दो, 0 विल अलाइव या नन विल अलाइव, नन विल अलाइव, कि एक भी बंदा जिंदा ना रहे। तो 1 में से माइनस कर देते हैं इसको। तो 1 माइनस, एक भी जिंदा ना रहे मतलब हैजबैंड भी मर जाए और वाइफ भी मर जाए। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैजबैंड नॉट एंड वाइफ नॉट। तो 1 माइनस हैजबैंड नॉट क्या है, 7/12, 7/12 इंटू में वाइफ नॉट कितना है 5/8, कर दो इसको सिंप्लीफाई। तो ये 96 हो जाएगा, 96 माइनस 35, 96 माइनस 35 61, 61 अपॉन में क्या 96, ये कटेगा नहीं तो इसको छोड़ दो। क्लियर है भाई, कैसा लगा क्वेश्चन, आगे चल रहे। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन आप ट्राई करोगे। समझ रहे हो, क्वेश्चन समझ में आया। ABC शूट टू हिट अ टारगेट, ठीक है, A हिट्स द टारगेट 4 टाइम्स इन 5 ट्रायल्स, मतलब 5 में से 4 बार हिट कर देगा। अगर मैं बोलूं कि A के टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी बता दो, क्या होगी 4/5, और हिट ना करने की, अब तो हो गया बस। B हिट्स द टारगेट 3 टाइम्स in 4 trials, C hits the target 2 times in 3 trials, ठीक है। What is the probability that the target is hit? Probability निकालनी है, टारगेट क्या होनी चाहिए, हिट होना चाहिए by at least 2 person, किसके द्वारा, कम से कम 2 बंदों के द्वारा टारगेट हिट होना चाहिए। यानी किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 2 टारगेट को हिट कर दें और तीनों कर दें। अपने आप समझो, ये तो आसान क्वेश्चन है यार, हो जाएगा, थोड़ा लेंथी जरूर है। तो लेट कर लेना ABC, मैं सीधा लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ A हिट्स द टारगेट 4 टाइम्स 5 ट्रायल में से, यानी कि 4/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ B हिट्स द टारगेट 3 बार 4 में से 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ C हिट्स द टारगेट 2 बार 3 में से, तो 2/3। तो प्रोबेबिलिटी A हिट टारगेट को ना कर पाए 1/5 एंड B ना कर पाए 1/4 और C ना कर पाए 1/3। प्रोबेबिलिटी हमको किसकी निकालनी है, द टारगेट विल बी हिट, टारगेट हिट होना चाहिए और किसके द्वारा, एटलीस्ट 2 पर्सन के द्वारा। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट 2 पर्सन विल हिट द टारगेट, एटलीस्ट 2 पर्सन, या वही लैंग्वेज लिख दो तुम्हारी मर्जी, एटलीस्ट 2 पर्सन will hit the target। आंसर आ गया, बहुत बढ़िया भाई, will hit the target। नंबर लाइन बनाओगे तो क्या दिख रहा है कि क्या क्या हो सकता है भाई सिचुएशन,
0 विल हिट द टारगेट, या 1 विल हिट द टारगेट, या 2 विल हिट द टारगेट, या 3 विल। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? एटलीस्ट 2% हिट करे, यानी 2 और 3 की। तो 1 में से माइनस करोगे तो इन दोनों को करोगे, तो वही करना पड़ेगा। 0 की निकालनी पड़ेगी, 1 की निकालनी पड़ेगी, फिर 1 में से माइनस करना पड़ेगा। तो सीधा 2 और 3 को निकाल देते हैं, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो ये प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, कम से कम 2 बंदे हिट करे टारगेट को। 2 बंदे कैसे? ए कर दे, बी कर दे और सी ना कर पाए, या फिर क्या होगा? ठीक है, तो ए कर दे, सी कर दे, बी ना कर पाए, या फिर क्या होगा? बी कर दे, सी कर दे, ए ना कर पाए। ये 3 केस बनेंगे। या फिर क्या होगा बोलो? तो एटलीस्ट 2%, कम से कम 2 कर दे हिट को, या फिर तीनों कर दे, मतलब ए भी कर दे, बी भी कर दे और सी भी कर दे। तो ऐसा कॉन्सेप्ट हमने कर लिया। तो इसको सीधा ही मैं लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसके पीछे मल्टीप्लाई होगा, इधर प्लस होगा, इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नॉट, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, एंड प्लस probability of B into probability of C into probability of A naught, plus probability of A into probability of B into probability of C। सारी probabilities हमने निकाल रखी हैं, वैल्यू पुट करनी है बस खाली। पुट कर देते हैं भैया। probability of A कितनी है? 4/5 into probability of B कितनी है? 3/4 and probability of C naught कितनी है? 1/3 plus प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है? 4/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितनी है? 2/3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट कितनी है? 1/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है? 3/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितनी है? 2/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट कितनी है? 1/5। ये चल रहा है ना, बी सी 3/4, 2/3 और ए नॉट 1/5 प्लस सबका सारे हिट कर दे 4/5 इंटू में 3/4 इंटू में 2/3। कैलकुलेशन करते हैं, कितना आ रहा है ऊपर? 12, नीचे कितना आ रहा है? 60 प्लस ये कितना आ रहा है? 8/60, ये कितना आ रहा है? 6/60, ये कितना आ रहा है? 60। इसको कितना आ गया ऊपर? 50/60, बोले तो कितना? 5/6। सबका आ गया होगा भैया आंसर। तो कैसा लगा भाई? ये हमारा एक टॉपिक खत्म होता है प्रोबेबिलिटी का। अब जो बेसिक प्रोबेबिलिटी है वो खत्म हो गई, तो अब हमें बेसिक प्रोबेबिलिटी में मेहनत नहीं करनी, अब सीधा क्वेश्चन करेंगे। अब जो अगला टॉपिक आएगा वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बेस तो वो आना ही चाहिए, क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के करेंगे। छोटी सी बात बतानी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बेस वही रहेगा। अब बेस बार बार थोड़ी ना सीखना है। चले भैया आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा।